दर्श, प्रिया, रुतुल, वेनु. Hello everyone. Good evening. Audio video clear है ना? Shall we start? Yes. Okay. तो इन्वेंट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. मतलब थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया था आगे, बाकी का पोर्शन आज देखेंगे. सबसे मेन चीज क्या थी, हमने क्या सीखा था, इन्वेंट्री बुक्स में आती कैसे है. ठीक है, तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी आपको, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट. फिर उसका पर्पस क्या है वो भी आपने देखा था कि अगर हमने परचेज किया हुआ है और सेल्स किया है तो ये दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं होती है. क्यों? क्योंकि दोनों के यूनिट सेम नहीं होते. मान लो कि आपने 10 यूनिट परचेज किए और 5 ही सेल किए, तो यू कैन नॉट कंपेयर परचेज अमाउंट विद सेल्स अमाउंट. आपको इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, कि भाई 5 क्लोजिंग में. तो आइडियली वो क्या करता है, परचेज में से वो फिगर निकाल देता है. अब आप क्या कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो. तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. तो आइडियली देखो ये क्या करता है, जितनी डेबिट साइड की आइटम है प्लस क्रेडिट साइड की आइटम ले लेता है. तो जब आप सेल्स के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम एक साइड कर दोगे और उसको अगर सेल्स में से माइनस करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, GP. सो दैट्स व्हाई COGS क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. और दूसरा, आप अगर आप लॉजिकली भी देखो कि मान लो कि आपका ओपनिंग स्टॉक में क्या आता है, 10 यूनिट्स, आपने नए यूनिट्स परचेस किए 100 और आपने सेल्स कितना किया, 105 यूनिट्स. तो आपके क्लोजिंग में क्या होगा, 5. सो यू कैन नॉट कंपेयर दिस कॉस्ट विद दिस. क्यों? क्योंकि ये 110 यूनिट का कॉस्ट है और ये सेल्स 105 यूनिट्स का है. लेकिन जब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 5 रिकॉर्ड करते हो तो नेट फिगर क्या हो गया, 110 माइनस 5. सो नाउ आइडियली डेबिट साइड पे भी 105 का ही कॉस्ट है और क्रेडिट साइड पे आपने 105 यूनिट सेल की है. सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस COGS इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. और COGS का नाम ही क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपने जितना सेल किया उसका क्या कॉस्ट है. तो ये बेसिक चीज हमने डिस्कस की थी. फिर हमने क्या बोला था कि भाई इन्वेंट्री ये टाइप की हो सकती है. तो ये नॉर्मल है, होलसेल रिटेल आपको पता ही है, चीजें खरीदना है, ऐसी की ऐसी बेच देना है, आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना है. तो अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो और आपकी ऐसी प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस गोडाउन कहीं पे भी पड़ी है तो वो भी आपकी इन्वेंट्री है. और अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में हो तो क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा. ऐसा रॉ मटेरियल जिसपे काम चालू हो गया है, WP. और ऐसा रॉ मटेरियल जिसपे काम खत्म हो गया है तो वो क्या बन जाता है, फिनिश्ड गुड्स. तो आइडियली 4 टाइप की इन्वेंट्रीज होगी, होलसेल रिटेल यानी वही जो सेल हो जाती है, और रॉ मटेरियल WIP और फिनिश्ड गुड्स. फिर हमने गुड्स इन ट्रांजिट डिस्कस किया था. इसका रूल क्या है कि रिस्क हमेशा ओनर का होता है. करेक्ट, रिस्क हमेशा ओनर का होता है. जैसे कि अभी आपने 2-3 महीने पहले देखा था कि वो अदानी के केस में वो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था उसके चलते क्या हुआ, अदानी का शेयर प्राइस कैसा क्रैश हुआ था. फिर थोड़ा बहुत रिकवर हुआ. सर यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हो, मतलब बोल रहा हूँ कि लॉस किसका हुआ, ओनर्स, मतलब जिनके पास शेयर्स थे. करेक्ट. अगर उस दिन आपके पास अदानी का कोई शेयर नहीं है तो आपको क्या फर्क. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि रिस्क कौन कैरी करता है, ऑलवेज ओनर. ओनर के पास क्या होता है, रिस्क होता है उसका लॉस होने का. तो जो मालिक है प्रॉफिट भी वो ले जाता है
मतलब कि गेन भी किसका है, ओनर का, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क भी किसका होता है, ओनर का। तो यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है कि गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि गुड्स अभी रास्ते में है, हमारे प्लेस तक नहीं पहुंचे हैं, तभी उसको गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे। तो वहां पे हमने बोला कि दो कॉमन टर्मिनोलॉजीज है, एक क्या है एफओबी शिपिंग पॉइंट, और एफओबी का मतलब क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। तो जब शिपिंग पॉइंट पे फ्री हो रहा है वो, उसका मतलब क्या है कि रिस्क कब ट्रांसफर होगा, शिपमेंट को। मतलब कि अगर आपका जो भी ट्रांसपोर्ट कैरियर है, ठीक है, कि आपका ट्रक है या शिप है जो भी है, उसके ऊपर एक बार ये प्रोडक्ट लोड हो जाएगी तो रिस्क ट्रांसफर हो गया है। समझ रहे हो क्या है शिपिंग पॉइंट का मतलब, क्या है कि जिस पॉइंट पे शिप होगा, सर शिप मतलब शिप में ही नहीं, किसी भी चीज में हो सकता है, ठीक है, ट्रक में आ रहा है उसको भी हम शिपिंग ही बोलेंगे। शिपिंग का मतलब क्या है कि उसको भेजना है वहां से। तो जो शिपिंग पॉइंट है यानी जहां पे उस चीज को लोड किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस पॉइंट तक का अगर हमारा वादा है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट। मतलब परचेसर क्या बोल रहा है कि मेरी जिम्मेदारी आपके शिपिंग पॉइंट तक पहुंचाने की है। अब जैसे ही शिपिंग पॉइंट तक की अगर उसकी जिम्मेदारी है, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही चीजें ट्रांसपोर्ट करियर में लोड हो जाती है, परचेसर क्या बोलेगा कि भाई हमारी इतनी ही बात हुई थी, मेरा काम हो गया। और जब वो ऐसा बोलता है कि उसका काम हो गया, उसका मतलब क्या है कि आगे से क्या है, यानी कि अगर सर रास्ते में कुछ हो गया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि बायर ने क्या बोला था, अपना प्रॉमिस क्या हुआ था कि गुड्स तेरे को यहां तक शिप कर देने का, फिर रास्ते में कुछ भी हो जाए तो वो बायर का रिस्क है। और क्योंकि उसका जो हमारा जो वादा है वो शिपमेंट में खत्म हो जाता है, तो शिपिंग कॉस्ट कौन बेयर करेगा, क्योंकि सेलर क्या बोलेगा भाई अपना तो खत्म, तो वहां से हमारे ऑफिस तक, हमारे वेयर हाउस तक जहां भी लाना है गुड्स, उसका खर्चा हमें ही बेयर करना पड़ेगा। प्लस रिस्क कब ट्रांसफर हो जाता है, शिपमेंट, यानी जैसे ही वो लोड हुआ। एक दूसरा तरीके का ट्रांजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। वो फ्री कब हो रहा है, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि बायर रिसीव्स, यानी अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे मिल जाएगा ना, उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आपको ये जो भी चीजें हैं वो मुझे पहुंचानी है, मुझे मिल जाए, बायर रिसीव्स, उसके बाद मैं क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और पेमेंट दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिस्क कब ट्रांसफर होता है, जब बायर तक गुड्स पहुंच गए। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो अगर गुड्स इन ट्रांजिट मतलब गुड्स रास्ते में है, तो बायर ने तो रिसीव किया नहीं है, तो बायर क्या बोलेगा, भाई अभी तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे तक पहुंचाना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस में अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो लॉस कौन बेयर करेगा, सेलर। क्योंकि हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ है कि डील कब खत्म हो रही है, बायर रिसीव्स। और जब बायर रिसीव्स डील बोला है मतलब कि हमारे तक पहुंचाने का भी जिम्मेदारी किसको दी गई है, सेलर को। तो फिर वो शिपिंग कॉस्ट भी कौन बेयर करेगा, सेलर। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था ये इलस्ट्रेशन। अब गुड्स इन ट्रांजिट दो तरीके से हो सकते हैं, टू कस्टमर फ्रॉम सप्लायर। तो टू कस्टमर में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर शिपिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिस्क ट्रांसफर हो गया। क्यों, हमने शिप कर दिया ना। क्वेश्चन अगर है यानी शिपमेंट प्रोसेस में है, लेकिन हम लोग कस्टमर को भेज रहे हैं यानी हम लोग सेलर है। तो जब एफओबी शिपिंग पॉइंट है मतलब अपना काम खत्म, हमने तो लोड कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, भाई ये हमारे इन्वेंट्री में नहीं आएगा। तो इन्वेंट्री का रूल आपको बस क्या याद रखना है कि जिसका रिस्क वो ओनर, और जो ओनर वो अपने बुक्स में दिखाए। तो क्योंकि अगर हम लोग कस्टमर को भेज रहे हैं यानी अपना सेल है, लेकिन सेल इवेंट कौन सा है, शिपिंग पॉइंट। तो अब भैया क्वेश्चन तो गुड्स इन ट्रांजिट के ऊपर है। तो गुड्स रास्ते में, उसका मतलब क्या है कि हमने तो ट्रांसपोर्ट कैरियर तक पहुंचा दिया, तो हमारा काम खत्म। तो रिस्क किसका, बायर का। तो बायर अपनी बुक्स में वो इन्वेंट्री दिखाएगा, हम नहीं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्सक्लूड फ्रॉम इन्वेंट्री। लेकिन जब हम सेलर है, लेकिन हमारा तय क्या हुआ है, डेस्टिनेशन, मतलब गुड्स उसको मिल जाए तब तक। तो यहाँ पे देखो भाई गुड्स रास्ते में है यानी रिस्क अभी भी अपना है।
अगर रिस्क अपना है तो अपनी बुक्स में आना चाहिए। सिमिलर कॉन्सेप्ट सप्लायर केस में कि अभी गुड्स आ रहा है यानी हम लोग बायर है, और एफओबी शिपिंग पॉइंट है यानी शिपिंग पॉइंट पे यानी ट्रांसपोर्ट करियर पे लोड करते ही सेलर का काम खत्म। तो अब रिस्क किसका हो गया? और तो हमने क्या बोला, रिकॉर्ड करो। फ्रॉम ए सप्लायर यानी ये अपना परचेस है, लेकिन एग्रीमेंट क्या हुआ था? डेस्टिनेशन यानी जब तक हमको नहीं मिलेगा हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे तक पहुंचाना। तो अभी भी रास्ते में है तो रिस्क किसका है? सेलर का है। तो सेलर की बुक्स में आना चाहिए, हमारे इन्वेंट्री में नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल के लास्ट लेक्चर में सीखा था, क्योंकि हमने लास्ट वीक लिया था, तो मैंने फटाफट एक रिकेप करवा दिया कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको फॉलो करने। फिर यहाँ पे एक दूसरी चीज आई थी, व्हाट इफ रॉन्ग गुड्स रिसीव्ड, मतलब गलती से गुड्स आ गए तो क्या करना है? अरे गलती से आ गए तो मत इंक्लूड करो भाई। इवन इफ बायर possesses द गुड्स प्रायर टू देयर रिटर्न, ठीक है, गलती से आ गए तो आपको रिटर्न करना है ना। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आपको जाके इन्वेंट्री काउंट लेना पड़ता है, यानी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप कैलकुलेट करोगे तब तो जो जितने चीजें वो ऐड कर दोगे ना। तो अगर कोई ऐसा चीज है जो लॉन्गली रिसीव्ड है तो भी वो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन में तो आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमें पता है कि भाई गलती से आ गया है, या फिर मान लो कि गलत प्रोडक्ट भेज दिया है जो हमें वापस करना है, तो हमको क्या करना है? शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। याद रहेगा इतना सिंपल लॉजिक। भाई जो चीज हमारी नहीं है वो हमारे इन्वेंट्री में नहीं होना चाहिए। हाँ, पोजीशन हो सकता है आपके पास, भाई गलती से आया है ना, पोजीशन है आपके पास, आप उसको अपना असेट मत बताओ। समझ रहे हो? आप जब बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक बताते हो उसका मतलब क्या है कि आप उसको अपना करंट एसेट बता रहे हो कि भाई मैं फ्यूचर में इसको सेल करके पैसा कमाऊंगा। लेकिन जब गुड्स आपके है ही नहीं तो आप उसमें से कैसे कमा सकते हो और वो आपका एसेट कैसे हो सकता है? तो गुड्स रिसीव्ड रॉन्ग गुड्स है, करेक्ट, तो वो आपका असेट है नहीं, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन बायर्स इन्वेंट्री। डन। उसके बाद गुड्स सेल्ड इन कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, ये हो गया था डियर फ्रेंड्स की बाकी है, यहां से ही बाकी है। याद है कि नहीं आप लोगों को? जिन्होंने अटेंड किया था बोलो चैट में, ये टॉपिक हो गया था कि बाकी? ऐसा तो ध्यान नहीं रखते आप लोग। हाँ, बाकी है, ठीक है। गुड्स हेल्ड इन कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, कंसाइनर कंसाइनी, ये कॉन्सेप्ट तो आपने सुना होगा ना, करेक्ट? कंसाइनर कंसाइनी, चलो इतना रीड करो आप। गिविंग यू 1 मिनट, रीड कर लो चलो फटाफट। पढ़ लिया? एबीसी कंपनी physically transfers inventory items to XYZ company in order for XYZ to sell on behalf of ABC. Done. यानी एबीसी कंपनी क्या कर रही है? गुड्स
ट्रांसफर दे रही है, ट्रांसफर किया है, सेल नहीं किया है XYZ को, XYZ को बस गुड्स दिए। सर क्यों? तो हमारा अरेंजमेंट है इस तरह से कि ये XYZ क्या करेगा, आगे सेल करेगा। सर ये ऐसा क्यों करेगा? अरे उसका बिजनेस सेटअप है ऐसा कि वो कस्टमर वगैरह में उसका नेटवर्क है। सर फायदा क्या होगा उसका? जब ये सेल करेगा तो पैसा किसको मिलेगा? पैसा भी ये लेगा, लेकिन गुड्स तो हमारे थे। तो कुछ पैसा अपना कमीशन वो रख लेगा और बाकी पैसा आपको पहुंचा देगा। दिस इज हाउ कंसाइनर कंसाइनी सेटअप वर्क्स। तो जो सेंड कर रहा है वो कंसाइनर है, यानी कि ओनर, और XYZ कंपनी क्या है? कंसाइनी। ये पूरा फ्लो कवर हुआ ना आपका। हम क्या करते, किसी और को गुड्स ट्रांसफर करते, लेकिन सेल नहीं कर रहे, सेल वो करेगा आगे कस्टमर्स को, तो उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन ये फ्री में सेवा तो कर नहीं रहा है। तो जितना भी रिसीट्स आएगा उसमें से वो अपना कमीशन रख लेगा और बाकी पैसा हमें वापस लौटा देगा। सो दिस इज द सेटअप ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। ठीक है, चलो। एबीसी कंपनी फिजिकली ट्रांसफर, ऐसा बोला फिजिकली ट्रांसफर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से वहां गुड्स टू XYZ। तो जिसको भेजा उसको क्या बोलेंगे? कंसाइनी और एजेंट। इन ऑर्डर फॉर XYZ टू सेल, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी। यानी मतलब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपने गुड्स फिजिकली ट्रांसफर किए, तो पोजेशन यानी किसके गोडाउन में, वेयरहाउस में गुड्स पड़े होंगे, पोजेशन किसके पास है? एजेंट के पास, कंसाइनी के पास। लेकिन अभी भी ओनर कौन है डियर फ्रेंड्स? एबीसी, यानी रिस्क अभी भी इसका ही है। तो लीगल टाइटल कौन है? कंसाइनर ओनर। कब तक वो लीगल टाइटल रहेगा? जब तक ये कंसाइनी यहां सेल नहीं कर देता। जब यहां सेल हो जाएगा ना, तब अब रिस्क किसका हो जाएगा? कस्टमर का, क्योंकि वो ओनर बन जाता है। लेकिन जब तक ये फेज नहीं हुआ सेल, तब तक कंसाइनी तो क्या कर रहा है? सिर्फ पोजेशन में है, वो हमारे गुड्स है ना, तो तब तक रिस्क किसका है? ओनर का, कंसाइनर का। समझ आ रहा है? तो लीगल टाइटल अभी तक किसके पास है? एबीसी के था, जब तक वो एक्चुअल सेल नहीं कर देता बंदा। डन। इफ सोल्ड बाय कंसाइनी, तो वो क्या करेगा? सेलिंग प्राइस में से अपना चार्ज या कमीशन काट लेगा और बाकी रेमिट कर देगा। तो हमने डिस्कस किया ना। एज द इन्वेंट्री इज मियरली हेल्ड बाय कंसाइनी, वो जो अपना एजेंट है वो सिर्फ हेल्ड, यानी उसके पास पोजेशन है, नॉट ओन। तो सर ओन को इसके पास है, तो जो कंसाइनर है। तो जो ओनर होता है, हमने अभी अभी आगे क्या पढ़ा, गुड्स इन ट्रांजिट पढ़ा था, वहां पे भी हमने डिस्कशन क्या बोला भाई, जिसका रिस्क वो ओनर, और जो ओनर वो अपनी बुक्स में दिखाए। तो क्योंकि यहाँ पे उसके पास तो पोजेशन ही है एजेंट के पास, ओनर तो अभी भी हम है, तो फिर इन्वेंट्री भी कहाँ रहना चाहिए? ओनर के बुक्स में, यानी लीगल ओनर कौन है? कंसाइनर। समझ आ रहा है? फिजिकली गुड्स किसी और के पास है, यानी हमारे गोडाउन में ये गुड्स नहीं होंगे, फिर भी वो हमारी बुक्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर द ओनर। समझ आया? कंसाइनर कंसाइनी। तो जब तक ये कंसाइनर यहां से गुड्स XYZ को बेचता है, मतलब भेजता है, यहां तक रिस्क उसके पास है, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वो आना चाहिए। हाँ, अगर XYZ किसी और कस्टमर को सेल कर देता है, तो अब रिस्क किसका है? नए ओनर का। तो ये वो चीजें जो यहाँ पे बेच दी है, वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगी, लेकिन जो XYZ के वहां पे पड़ी हुई है, उसका रिस्क तो अभी भी किसके पास है? ओनर के पास। तो वो हमारे बुक्स में आना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए। चलो अब सम करते हैं।
थोड़ा और क्लैरिटी लाते हैं। एबीसी कंपनी हैज अ क्लोजिंग इन्वेंटरी बैलेंस ऑफ 5 लाख, मतलब अभी अपने पास 5 लाख का बैलेंस है, चलो बढ़िया। एंड हैड द फॉलोइंग कंसाइनमेंट अरेंजमेंट एट द ईयर एंड। ओके, गुड्स विथ कॉस्ट 50,000 आउट ऑन कंसाइनमेंट। आउट ऑन कंसाइनमेंट का मतलब क्या है? ओनर कौन होगा? हम होंगे, तो ही बाहर है कंसाइनमेंट में, यानी हमने फिजिकली गुड्स ट्रांसफर किए लेकिन अभी भी ओनर हम हैं। और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना उसमें ये एक्सक्लूडेड है, यानी ऊपर जो 5 लाख है उसमें हमने इसको नहीं लिया है, तो हम क्या बोलेंगे भाई लो, आउट ऑन कंसाइनमेंट दिया हुआ है, यानी कि लीगली ओनर अभी भी हम हैं। तो जब ओनर हम हैं तो वो हमारे इन्वेंट्री में आना चाहिए, भले ही हमारे पास पोजीशन नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एक्सक्लूडेड की जगह इंक्लूडेड लिखा होता तो हम क्या करते? कुछ नहीं करते, करेक्ट? क्योंकि अगर 5 लाख के अंदर वो 50,000 आ चुका है तो करेक्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि ओनर हम है, हमारे बुक्स में वो होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड वगैरह आपके क्वेश्चन में जो लिखे हैं वो ध्यान से देखना है, ठीक है? 100 एमसीक्यूज, ऐसी छोटी छोटी गलती आपको क्या कर सकती है, पास और फेल का रीजन बन सकती है। वी हैव टू स्कोर 72%, ठीक है? 50% नहीं है इसमें, लाइक अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स। कितना स्कोर करना है? 72%। तो हर एक डिटेल आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक्सक्लूडेड बोला है इसलिए ऐड कर रहा है, अगर इंक्लूडेड बोला होता तो सही काम किया है, नो एडजस्टमेंट। समझ आ रहा है ना दोनों में डिफरेंस? चलो नेक्स्ट, गुड्स विथ कॉस्ट ऑफ $1 लाख हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट। अब जब ये कंसाइन और कंसाइनी का अरेंजमेंट होता है डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि फिजिकली गुड्स किसी और के पास होते हैं और जिसके पास गुड्स नहीं होते वो एक्चुअली ओनर होता है। ऐसे ही काम करता है ना कंसाइनमेंट का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट, यानी हमारे पास पोजेशन है। अगर हमारे पास पोजेशन है वो भी कंसाइनमेंट अरेंजमेंट में, इसका मतलब क्या है कि इसका लीगल ओनर वो है जिसने हमको गुड्स भेजे हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पे ओनर कौन है? एक्स कंपनी। तो किसके बुक्स में आना चाहिए? एक्स कंपनी के। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऊपर जो 5 लाख लिखा है उसमें इंक्लूड करके बैठे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई गलत किया है, हम लोग ओनर नहीं है, नहीं होना चाहिए हमारी बुक्स में। तो ये देखो -1 लाख, क्योंकि इंक्लूडेड बोला है। अगर एक्सक्लूडेड बोला होता तो हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, करेक्ट एडजस्टमेंट, नथिंग टू बी नीड्स टू बी डन। ओके, तो ये दो एडजस्टमेंट के बाद आपका फाइनली बैलेंस क्या आ जाएगा? 450,500। ये 5,500 कहां से आया? ठीक है, 4,50,000, 5 लाख प्लस 50,000, यानी 5,50,000 माइनस 1 लाख, करेक्ट? So what would be your adjusted inventory balance? It would be 4,50,000. क्या लग रहा है सबको? कॉन्सेप्ट ओवर है? कंसाइनर कंसाइनमेंट का इतना ही टॉपिक है आपकी बुक में। जो लॉजिक समझ रहे थे वो आप समझ चुके हो भाई। इसमें पोजीशन किसी और के पास होगा, लीगल ओनर कोई और होगा, और हमारे इन्वेंट्री के बुक में सिंपल रूल है भाई, जो ओनर वो अपनी बुक्स में दिखाए। तो जैसा गुड्स इन ट्रांजिट में आप क्वेश्चन पूछते थे भाई रिस्क किसका, ओनर कौन, वो दिखाए, उसी तरह से यहाँ पे भी सेम, कि जो ओनर है वो अपने बुक्स में दिखाए। तो क्योंकि यहाँ पे आउट ऑन कंसाइनमेंट, यानी जब हम कंसाइनमेंट में बाहर दे रहे हैं तो हम ओनर है, तो हमने बोला इंक्लूड करो। यहाँ पे हमारे पास पोजेशन था, उसका मतलब ओनर कौन था? एक्स कंपनी। तो हमने बोला वो एक्स कंपनी अपनी बुक्स में दिखाएगा, आपको इंक्लूड नहीं करना है। फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4,50,000। ठीक है, क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। इजी है, क्लियर क्लियर, ओके। इन्वेंट्री सिस्टम्स। तो अभी तक हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी कि इन्वेंट्री आता कैसे है, पहुंचता कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब लॉजिक तो बरोबर है, लेकिन इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए भी हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स होती है। अब वो पढ़ते हैं, उसको बोलेंगे इन्वेंट्री सिस्टम्स। क्या काम है? ट्रैक एंड काउंट इन्वेंट्री। ट्रैक एंड काउंट इन्वेंट्री, भाई इन्वेंट्री का ट्रेस कैसे रखना है। ओके, बोथ द सिस्टम्स आर अलाउड। सर कौन सी बोथ? पीरियोडिक, परपेचुअल। पीरियोडिक नाम सुन के ही आपको पता चल जाना चाहिए, कोई एक पीरियड सेट करेंगे और उतने इंटरवल के बाद देखेंगे। तो मान लो कि अपनों ने एनुअल सेट कर दिया, तो हर साल पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे, यानी कि हर साल हम लोग ट्रैक करेंगे, काउंट करेंगे कि भाई लाओ स्टॉक कितना है। और परपेचुअल मतलब तो कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हम ट्रैक रखेंगे कि भाई अब क्लोजिंग कितना हुआ। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना? जब आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आप क्या करोगे, जनरली ईयर एंड में एक बार देखोगे, जाके अपना क्लोजिंग स्टॉक गिनोगे, काम खत्म। पूरे साल में परचेस सेल क्या हुआ डजंट मैटर, लास्ट में जाओ क्लोजिंग स्टॉक गिनो और वो आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। परपेचुअल क्या बोलेगा कि जैसे परचेस हुआ वो आपको वापस अपडेटेड क्लोजिंग देगा, क्योंकि स्टॉक तो चेंज होता रहता है। सेल हुआ वापस, यानी विद एवरी ट्रांजैक्शन वो आपको अपडेटेड क्लोजिंग स्टॉक देगा, उसे क्या बोलते हैं? परपेचुअल। डन? चलो सर दोनों अलाउड है? यस, बोथ आर अलाउड। तो जब ट्रेडिशनल सिस्टम्स थी डियर फ्रेंड्स, तो तब सबसे ज्यादा फेमस क्या था? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, क्योंकि ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है ना बिजनेस के लिए। मतलब आज से 10-15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी लोग मॉडर्न तो थे ही, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजीज और एडवांसेस इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो आइडियली ये पॉसिबल नहीं था कि भाई आप रोज जाके क्लोजिंग स्टॉक गिनो कि भाई जैसे सेल हुआ क्लोजिंग स्टॉक गिनने बैठो, या फिर एवरी मंथ, एवरी डेली, वीकली, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो लोग जनरली क्या करते थे, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करते थे कि भाई सर वैसे भी P&L बैलेंस शीट में तो लास्ट में ही क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है, तो हर साल रोज रोज मेहनत करने की या महीने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब भी बैलेंस शीट बनानी है, लास्ट ईयर एंड आता है, तब एक बार देख लेने का, जो आएगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर सिस्टम क्या थी? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। क्योंकि आप लोग तो, आपको पता है ना परचेस सेल की एंट्री क्या होती है डियर फ्रेंड्स? परचेस टू कैश, और अगर सेल है तो कैश टू सेल्स। जब आप इतनी ही एंट्री करोगे तो इससे आपका क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी निकलेगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आपने 10 यूनिट परचेस की 1 लाख में, तो आप एंट्री तो ऐसे ही करोगे ना, परचेस डेबिट 1 लाख टू कैश। फिर मैं बोलता हूं कि आपने 7 यूनिट बेच दिए 1 लाख में, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश टू सेल्स 1 लाख। जब आप सिर्फ इतनी एंट्री करोगे, क्या मैं ये 2 ट्रांजेक्शन के बाद बोल सकता हूं कि अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है? कैसे बोलूंगा? परचेस 1 लाख, सेल्स 1 लाख, उससे थोड़ी पता चलेगा कि 2 यूनिट 3 यूनिट कितने यूनिट बचे। तो ट्रेडिशनली जब आप ये एंट्री करते थे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, तो आपको गिनना पड़ेगा। और अगर आपको गिनना पड़ेगा तो वो तो फिर क्या है, टायरसम काम हो जाएगा कि भाई रोज उठो और ये सब करो। तो बिजनेसमैन आइडियली क्या करते थे कि भाई साल के एंड में रिपोर्टिंग पर्पस के लिए क्लोजिंग स्टॉक देख लो। सर अब क्या सिचुएशन चेंज है? अब के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डियर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आपकी ये जो एंट्री होती है ना, उसके अंदर ही वो पूछ लेगा आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, रेट, जितना आप डिटेल में जाना चाहो। जैसे कि वो ये भी पूछ सकता है कि आपके बहुत सारे गोडाउन है, तो वो ये भी पूछेगा भाई गोडाउन कौन से गोडाउन में, 1 2 3 4 कहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि अभी की जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बाद जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो इतनी रिवाइज हो सकी। और ये तो मैं नॉर्मल टैली और उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ऑफ कोर्स एसएपी वगैरह में तो ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल मतलब छोटे या मिड लेवल के बिजनेसमैन जो यूज करते हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर, एकदम बेसिक सॉफ्टवेयर, टैली की भी बात करो तो आपके पास ऐसा फंक्शन होता है कि जब मैं ये परचेस डेबिट 1 लाख डाल रहा हूँ ना, तो मैं वहां पे एंट्री के साथ साथ ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ उसी की चीज में, वो मुझे पूछेगा और मुझे बस टाइप कर देना है कि भाई मैंने 10 यूनिट्स परचेस किए और रेट 10,000 है और गोडाउन नंबर 2 पे रखा है। फिर जब मैं सेल्स एंट्री करूंगा तो सिमिलरली वो मुझे फिर से पूछेगा, तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई 7 यूनिट से फिर जो भी रेट आता हो वो, और गोडाउन नंबर 2 से निकल गई ये गुड्स। तो आइडियली अब ऐसा पॉसिबल है कि जैसे ही मैं ये एंट्री करूंगा तो जब मैं परचेस किया होगा तब मेरा जो भी क्लोजिंग स्टॉक उसमें +10 हो गया और मैंने सेल किया तो -7। तो नाउ यू विल गेट लाइव ट्रैकिंग। अब साल के एंड तक बैठने की कहां जरूरत है, जब आप एंट्री इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो। नो डाउट आपके जर्नल में इतना ही दिखेगा, लेकिन बैकएंड में वो ये रिपोर्ट्स आपके पास ले लेता है, तो आपको हर एक डेट का क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। इस फंक्शन को टैली में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो आपके नॉर्मल टैली में ये ऑप्शन होता है, इसमें बस आपको अगर यस कर दोगे तो ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर नॉर्मल आप सर्विस इंडस्ट्री में हो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स, तो हमको जरूरत नहीं होती है इसकी, तो हम लोग नो रखते हैं। तो जब आप इन्वेंट्री में डील करते हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर में सिर्फ यस करना है, फिर आपकी हर एंट्री के साथ वो इस तरह से पूछेगा। तो ये चीजें आज से 10-15 साल पहले नहीं थी या फिर इतनी रैम्पेंट यूज नहीं होती थी। तो तब क्या था? पीरियोडिक वाज सुटेबल मेथड, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अब क्या है? परपेचुअल इन्वेंट्री इज मोस्ट कॉमन यूज्ड, क्योंकि आजकल कोई हाथ से अकाउंटिंग नहीं करता है ना। हाथ से मतलब ट्रेडिशनली वो बुक मेथड तो है नहीं, सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है। तो सॉफ्टवेयर्स तो हमारी लाइफ इजी करने के लिए होते हैं। तो ओवर द टाइम इतना तो हमारा डेवलपमेंट हो ही चुका है कि अब वो क्या हो सकता है, आपको हर एक एंट्री के साथ अपडेटेड स्टॉक मिलेगा। समझ रहे हो ना डियर फ्रेंड्स? जब मैं परचेस के वक्त अगर ऐसा रिकॉर्ड करूंगा कि 10 यूनिट खरीदे मैंने, तो अपने आप अपडेट कर देगा ना, जितना भी क्लोजिंग था उसमें +10 कर देगा। तो नाउ क्या होगा? मोस्ट कॉमनली क्या फॉलो होता है? परपेचुअल सिस्टम। ये मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया दोनों सिस्टम का। अब थोड़ी थोड़ी चीजें उसके बारे में लिखी है वो देख लेते हैं। Periodic inventory system. In this system, quantity of inventory is determined by physical count, usually at year end annually. तो वही मैंने आपको बताया था। पीरियोडिक मतलब आपको एक पीरियड सेट करोगे तो यूजुअली वो एन्युअली होता है, तो साल के एंड में आप क्या करते हो? क्लोजिंग स्टॉक गिनते हो। So it is obvious from above description क्या कंपनी डज नॉट कीप रनिंग टोटल ऑफ इन्वेंटरी बैलेंस। समझ रहे हो? क्योंकि आप साल के एंड में एक बार गिन रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आपके पास रनिंग टोटल नहीं रहेगा। मतलब आज आके मैं बोलता हूं कि बोला भाई आपके क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, तो आपको जाके गिनना पड़ेगा। करेक्ट? उसी का नाम है पीरियोडिक इन्वेंट्री। होता क्या है? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज फिजिकली काउंटेड एंड प्राइस्ड। क्या किया जाता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट किया जाएगा, फिर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा, फिर आप उसको उसके कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उससे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ये कहां पे होगा? फिजिकली कैलकुलेट करने वाली मेथड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। ठीक है सर, सीओजीएस क्या होता है वो तो आपको पता ही है। ओपनिंग प्लस परचेस, और ये जो आपने फिजिकली काउंट करके जो आप क्लोजिंग लाए वो आप वहां पे रख दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। यानी यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्वेंट्री रिकॉर्ड इज अपडेटेड। यहाँ पे क्या लिखा था हमने? डज नॉट कीप रनिंग बैलेंस। परपेचुअल में क्या बोलते हैं हम लोग? अपडेटेड रिकॉर्ड रखेंगे ईच परचेज एंड ईच सेल एज एंड व्हेन दे अकर। समझे? हर एक परचेज और हर एक सेल के बाद हम लोग अपना
इन्वेंट्री अपडेट करेंगे कि मान लो कि सर 10,000 का स्टॉक है, जैसे ही 1000 यूनिट का परचेस हुआ तुरंत हमारा अपडेट हो जाएगा कि भाई 11,000 स्टॉक हो गया। फिर मान लो कि 2000 का स्टॉक सेल हो गया तो तुरंत अपडेट हो जाएगा कि भाई 9000 यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या होता है यहाँ पे? इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है सर कब? ईच परचेज एंड ईच सेल एज एंड व्हेन दे ऑकर। जैसे ही सेल या परचेस होता है एज एंड व्हेन, तभी आपका रिकॉर्ड इन्वेंट्री का अपडेट हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए आप लोग? पीरियोडिक में हम लोग क्या है, साल के एंड में जाके फिजिकली काउंट करेंगे। परपेचुअल में क्या है कि हर परचेस और सेल के साथ आपका क्लोजिंग स्टॉक अपडेट हो जाता है। Hence this system keeps a running total। तो दोनों का डिफरेंस आ गया। ऊपर हमने क्या बोला? डज नॉट कीप रनिंग टोटल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? कीप्स रनिंग टोटल। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री इज स्टिल फिजिकली काउंटेड। सर क्या बोला यहाँ पे? वो बोल रहा है कि ये क्या हो गया, ये काम अभी कोई फिजिकली नहीं करेगा, ये तो सिस्टम से ही हो रहा है। करेक्ट? तो ये सिस्टम से चलता रहेगा, लेकिन ये ऑडिट का पार्ट है कि हमेशा आपको चीजें वेरीफाई करनी चाहिए। तो ये ओके है कि भाई आप हर परचेज और सेल के बाद अपना क्लोजिंग स्टॉक अपडेट कर रहे हो, ठीक है। पर जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो भी अभी आउट नहीं हुआ है। मतलब कि साल में एक बार तो जाके हम फिजिकली कैलकुलेट करेंगे कि भाई अपना स्टॉक एक्चुअली कितना है। क्योंकि हो सकता है ना कोई लॉस हो गया हो, या फिर क्या बोलते हैं पेटी थेफ्ट्स भी हो सकते हैं। जब आपका बहुत बड़ा कामकाज हो तो जो वर्कर्स वगैरह 100,000 में काम कर रहे हैं, तो कौन क्या चीज उठा के ले गया पता नहीं। तो ऐसे पेटी थेफ्ट्स हो सकती है, फिर डैमेज हो सकता है। भले आपके सिस्टम में दिख रहा है, लेकिन मान लो कि वहां पे वो बारिश की वजह से या किसी और एटमॉस्फेरिक रीजन से या टेम्परेचर रीजन से अगर वो कोई प्रोडक्ट बिगड़ गया है, तो वो आपको क्लोजिंग स्टॉक में से निकालना पड़ेगा। तो अभी भी जैसा पीरियोडिक में हम साल में एक बार गिनने जाते थे, वो परपेचुअल में भी होगा। और उसके बाद क्या करेंगे सर? तो देखो, फिजिकली काउंट करो, फिर कंपेयर करो सिस्टम के आंसर्स। क्योंकि आप फिजिकली काउंट करोगे तो आपके पास एक फिगर आएगी ना कि भाई 10 लाख का स्टॉक, 5 लाख का स्टॉक, 420 का स्टॉक। करेक्ट? और क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली लाइव हो रहा है एवरी परचेज एंड सेल, तो ये तो बस सिस्टम में लॉगिन करना है और आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। दोनों को कंपेयर करो। अगर फिजिकल काउंट लेस आए, जनरली ऐसा ही होगा, मोर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हर एक परचेज एंड सेल रिकॉर्ड हो रहा है। तो मोर तो तभी आएगा जब कोई आके अपने गोडाउन में स्टॉक रख के चला गया है। करेक्ट? क्योंकि आप हर एक परचेज सेल रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ, लेस हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? तो इन्वेंट्री श्रिंकेज, स्पॉइलेज एक्सेट्रा। ठीक है। डन। तो कई बार क्या होता है, इन्वेंट्री श्रिंकेज यानी वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कुछ गुड्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपको पता है ना पेट्रोलियम, तो वो क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर में वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो आइडियली वो बिजनेसमैन को पता होता है कि भाई नॉर्मली इतना लॉस हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है, कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो श्रिंक हो सकती है, या फिर स्पॉइलेज तो कुछ भी हो सकता है भाई, डैमेज होना। तो अगर फिजिकल काउंट से, अगर फिजिकल काउंट में कम एसेट है और अपने सिस्टम में ज्यादा दिख रहा है 20,000 से, 30,000 से, 1 लाख से, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस को एडजस्ट करके इन्वेंट्री श्रिंकेज में ले जाएंगे। मतलब क्या किया हमने, सिस्टम की फिगर को हम लोग क्या कर दिया, एक्चुअली जो फिजिकल, क्योंकि ये एक्चुअल है ना, उसके साथ मैच करवा दिया। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का लॉजिक क्लियर? डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए भाई, अपडेट करते हैं हम हर एक परचेस और सेल के साथ। फिर हमने क्या बोला, फिर भी फिजिकल काउंटिंग होगा, कंपेयर करेंगे। अगर फिजिकल काउंटिंग में कम आ रहा है स्टॉक, तो सिस्टम को भी फिजिकल के लेवल पे लेकर आएंगे। क्योंकि जो फिजिकल काउंटिंग किया है वो तो एकदम सत्य बात है भाई। हमारे गोडाउन में अगर फिजिकल काउंट करने के बाद 10 लाख का स्टॉक है, तो 10 लाख का ही स्टॉक है, सिस्टम भले कुछ भी बोले। तो जब आप एक बार ऐसा कैलकुलेशन करोगे, फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम को वापस फिजिकल के लेवल पर लेके आएंगे, फिर वापस नॉर्मल चालू रहेगा भाई, एवरी परचेज एंड सेल पे अपडेट। तो पीरियोडिक एंड परपेचुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर? अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फोकस करना।
लगभग आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये यूएस वाला ही है, तो ऐसा सब टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या कर रहे हैं, अपने को डिग्री लेनी है। ट्रीटमेंट ऑफ परचेजेस अंडर बोथ मेथड्स, ठीक है। दो मेथड डिस्कस की, वो क्लियर है ना, पीरियोडिक और परपेचुअल। अब दो अलग अलग मेथड है, तो वो लोग बोल रहे हैं क्या हर जगह पे अकाउंटिंग प्रोसेस सेम रहेगा, तो आंसर इज नो। तो क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ परचेज पे फोकस कर रहे हैं कि सर आप पीरियोडिक फॉलो कर रहे हो तो परचेज आपका कैसे रिकॉर्ड होगा, और अगर आप परपेचुअल फॉलो कर रहे हो तो आपका परचेज कैसे रिकॉर्ड होगा। ये जर्नल एंट्रीज आपको दी गई है, ट्रीटमेंट ऑफ परचेजेस अंडर बोथ मेथड। तो सबसे पहले देखो सिंपल सा में, एबीसी कंपनी क्या किया भाई, कंपनी ने परचेस्ड 10 यूनिट्स और रेट क्या है 8 पर यूनिट, 10 यूनिट खरीदे और पर यूनिट $8 का रेट है, तो $80 का कॉस्ट हो गया। तो पीरियोडिक इज वेरी गुड, इसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना है, जैसा आप करते आ रहे हो ना आज तक, वो पीरियोडिक मेथड ही है, ठीक है। तो परचेज टू कैश क्या करते हैं हम लोग, पीरियोडिक मेथड है, तो देखो मैंने येलो में हाईलाइट किया, क्या लिखा है मैंने, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, डन। और सर एंट्री एंट्री तो यही सीखे हो ना, परचेज का यही एंट्री करते थे ना आज तक। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ कुछ नया नहीं है, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक हम साल के एंड में गिनते हैं। सर दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है परपेचुअल इन्वेंट्री, ये रहा परपेचुअल मेथड। एक आपको अकाउंटिंग की दुनिया में ये बात याद रखना है कि कभी भी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट या कुछ एमसीक्यू में पूछा जाए और उसमें 2 या 3 लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व हो और उसमें से एक कैश अकाउंट हो, तो आपको अगर दूसरे में किसी में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले कैश पे अटैक करना है। क्यों पता है, कैश अकाउंट का कोई डिफाइंड या कोई नया रूल ही नहीं हो सकता। कैश में दो ही चीज हो सकती है, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। पैसा आएगा, जितना आएगा उतना डेबिट होगा, और अगर पेमेंट हो रहा है तो जितना कैश जाएगा उतना कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। इसके बाहर कैश का कोई रूल ही नहीं है, करेक्ट। डिस्काउंट आता है परचेस में, सेल्स में डिस्काउंट होता है तो हम लोग सेल्स अकाउंट अलग मेथड से करते हैं, कस्टमर का अकाउंट अलग से डेबिट करते हैं। तो हर एक अलग अलग अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह आपने सीखे, जैसे कि रिवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, नॉन कंस्ट्रेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो ऐसे सब आपने टॉपिक्स सीखे हुए, आईएफआरएस वगैरह के रूल्स आपको फॉलो करने। लेकिन सबसे इजीएस्ट क्या है, कैश अकाउंट। सर आया पैसा तो डेबिट कर दिया, गया तो क्रेडिट कर दिया, कितने से, तो कोई भी रूल नहीं हो सकता कि भाई कैश कितने से करना है, भाई जितना आया उतने से ही डेबिट करना है, जितना पेमेंट किया उतने से ही क्रेडिट करना है। तो मेथड कोई भी हो, ये कैश वाला पोर्शन तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा गया है तो कैश क्रेडिट $80। लेकिन ऊपर मैंने जो येलो में हाईलाइट किया था वहां पे मैंने क्या लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर, करेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम साल के एंड में कर देते, तो अभी क्या किया सर, परचेज हुआ तो परचेज टू कैश खत्म, यानी वो एकदम नॉर्मल चीज है, आज तक आप ऐसा ही करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो डियर फ्रेंड्स कि वो परपेचुअल इन्वेंटरी में हमसे परचेज कैसे रिकॉर्ड करवा रहा है, कि वो बोल रहा है कि यार आप लोग, मुझे क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करना है ना एवरी परचेज और सेल के साथ, तो मान लो कि ये ट्रांजैक्शन से पहले आपका इन्वेंट्री अकाउंट जो है, इन्वेंट्री यानी असेट, वो क्या बोल रहा है $100। तो जब आप परचेस करते हो $80 का, तो वो क्या बोलता है कि भाई मुझे यार आप समझो मेरी मजबूरी, क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करना है हर परचेज और सेल के साथ, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि मुझे अगर 100 के बाद मैं 80 का परचेस करता हूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा 180। तो वो क्या बोलता है कि भाई मुझे स्टॉक अपडेट करना है, यानी यहाँ पे मैं डेबिट क्या करूंगा, इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री डेबिट टू कैश। ये सिर्फ आपको यूएससीएमए की बुक्स में ही मिलेगा, कोई जगह पे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। परचेस टू कैश ही एंट्री होती है, जहां पे परपेचुअल इन्वेंट्री होता है वो बैकएंड में वो क्या कर देता है, कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। यही एंट्री करवाएगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा आपसे कि नंबर ऑफ यूनिट्स, रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ रहे हो। लेकिन भाई आपको यूएससीए में करना है तो उसकी बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी और उन्होंने जो लिखा है वो हमें याद रखना है एटलीस्ट एग्जाम क्लियर करने तक, ठीक है। ऐसी बात है जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करना है हर परचेज एंड सेल के बाद, तो वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरा मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा ओपनिंग 100 है और मैं 80 का परचेस कर रहा हूं तो ये ट्रांजैक्शन के बाद मेरा क्लोजिंग 180 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा परचेस टू कैश एंट्री कर दोगे तो मेरा इन्वेंट्री तो 100 का 100 रह जाएगा। तो परपेचुअल मेथड क्या बोलता है कि आप एक काम करो, इन्वेंट्री पे फोकस करो। तो क्या आपने परचेस किया, तो बोले हाँ इन्वेंट्री बढ़ेगा, इन्वेंट्री असेट है, हाँ तो इन्वेंट्री डेबिट। और कैश में तो मैंने बोला कोई भी मेथड, दुनिया का कोई भी लॉ क्यों ना हो, कैश में कोई नया लॉ नहीं आ सकता भाई, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो एक आप नया सीखे होगे आई थिंक यहाँ पे, जो आपको याद रखना है कि सर परपेचुअल सिस्टम में हम लोग परचेज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन परपेचुअल क्या बोलता है कि हर परचेज और सेल के साथ मुझे इन्वेंट्री अपडेट करना है। तो इसी रीजन से परचेस का एंट्री क्या हो जाता है, इन्वेंट्री टू कैश और परचेस टू कैश नहीं। ये टेबल जो हमने पढ़ा वो किसके ऊपर था कि आप परचेस का ट्रीटमेंट कैसे करोगे। डन, याद रखोगे। चलो सिर्फ इन्वेंट्री डेबिट करना है वो याद रखना है। ये तो आप पहले से ही कर रहे हो, कैश क्रेडिट होगा वो आपको पहले से ही पता है। खाली लॉजिक याद रखोगी, परपेचुअल में क्या करना है। करेक्ट। दिस एंट्री विल रिमेन सेम इफ कंपनी इज न्यू एंड फर्स्ट इन्वेंट्री, यस, क्योंकि जब कंपनी न्यू होगी तो ओपनिंग 0 होगा। लेकिन जैसे ही आप मान लो परचेस करते हो $80 का, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 80 हो जाएगा ना। तो अगर आप इन्वेंट्री को डेबिट करोगे प्रिया, तो ही वो इन्वेंट्री में जाएगा 80। डन। चलो नेक्स्ट। So we covered treatment of purchase under both method. Okay, so now we are covering treatment of sales. तो फिर से पीरियोडिक आपको जरा भी तंग नहीं करेगा। क्या हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स, सेल कितना किया सर, 10 यूनिट बेची, 10 पर यूनिट, ओके। और आपको याद ही है परचेस प्राइस क्या था, 8 पर यूनिट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं अब लोग। पीरियोडिक मेथड मस्त सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे साल के एंड में ही होता है, जो ट्रेडिशनली जो चल रहा है वही। तो सर कैश सेल तो ऐसे ही रिकॉर्ड होता है ना, 10 यूनिट बेचे और 10 यूनिट एट 10, यानी अपने को कितना मिलेगा, 100। तो जितना कैश आया वो डेबिट और पैसा आया है वो इनकम है, सेल्स। तो पीरियोडिक में तो परचेज और सेल में आपने कुछ नया नहीं सीखा भाई। कैश परचेज में परचेज टू कैश होता है सर, और कैश सेल में कैश टू सेल्स होता है। हाँ, परचेस में परपेचुअल में हमने ये सीखा कि भाई वो इन्वेंट्री अपडेट करना चाहता है, तो हर एक परचेस पे वो इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ाना चाहेगा, तो इन्वेंट्री डेबिट कर रहा है। और कैश तो भाई सिंपल है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स में देखो, जो मैंने दो सिमिलर कलर्स रखे वो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे भी सेल की एंट्री तो सेम ही है, बट फर्स्ट पार्ट वो क्या करता है थोड़ा एडिशनल भी उसमें जाता है, इसलिए। बाकी कैश टू सेल्स तो उससे भी किया है, समझ रहे हो। परपेचुअल मेथड भी क्या करेगा, कैश टू सेल्स तो करेगा ही, लेकिन वो अपना एक अलग मिशन भी लेके चल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक भी अपडेट करना है सर। तो अब यहां पे क्या होगा पता है, सीओजीएस, क्योंकि आपने 8 पर यूनिट में खरीदा था ना,
ठीक है, तो सबसे पहले आपको है ना परपेचुअल में इन्वेंट्री को पकड़ के रखना है। क्या पकड़ के रखना है? इन्वेंट्री को, क्योंकि परपेचुअल का मतलब क्या है? इन्वेंट्री अपडेट करनी है। तो जब यहाँ पे इफेक्ट फोकस करिए, जब आप परचेस करते हो इन्वेंट्री बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है, तो इन्वेंट्री डेबिट। जब आप सेल करते हो तो इन्वेंट्री क्या होगा? ऑब्वियसली हमने बेच दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे आएगा ना। तो देखो इन्वेंट्री क्या किया? क्रेडिट। अब परचेस के टाइम क्या था? इजी था, क्योंकि पैसा आया था ना। अरे गया था तो जितना दिया वो क्रेडिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि जो पैसा आया था वो तो ऑलरेडी बोल रहा है कि इस तरह से रिकॉर्ड करना है, और क्योंकि सेल्स में स्टॉक कम होता है तो इन्वेंट्री क्रेडिट होना चाहिए। इतना लॉजिक तो अपना क्लियर है। तो सर डेबिट क्या करना है? तो यार एक बात समझो कि जब आपने परचेस किया तो इन्वेंट्री डेबिट किया, और सेल किया तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया। तो पीरियोडिक मेथड में तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो परचेस आपका एक्सपेंस है, वो बुक हुआ ना। परपेचुअल मेथड में तो यहाँ पे आपने असेट डेबिट की और यहाँ पे आपने असेट क्रेडिट की। तो सर खर्चे का क्या? समझ रहे हो? पी एंड एल में तो डेबिट ही नहीं हुआ ना परचेस। असेट डेबिट का मतलब क्या हुआ? जब परचेस किया तब आपने असेट डेबिट किया, सेल कर रहे हो तब भी असेट क्रेडिट कर रहे हो। पर क्योंकि सेल्स में तो आपने बोला कि क्रेडिट सेल्स, यानी सेल्स इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है, बट व्हाट अबाउट दिस परचेस कॉस्ट? तो अब आपके पास क्रेडिट करने के अलावा तो ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री गई। तो आपने डेबिट क्या किया? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे आया? उसने बोला था ना 8 पर यूनिट। ध्यान रखना डियर फ्रेंड्स, इन्वेंट्री $100 से मत कम कर देना, वो सेल प्राइस है। इन्वेंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट और एनआरबी व्हिचएवर इज लो। डन। शांति से देखो ये दो चीज। पीरियोडिक में कोई टेंशन नहीं। परचेस टू कैश, कैश टू सेल्स। परपेचुअल में जब आप खरीदते हो तो इन्वेंट्री क्या बढ़ता है तो डेबिट करो, सर पैसा दिया तो कैश क्रेडिट। सेल में भी देखो फर्स्ट पार्ट सिमिलर है, कैश टू सेल्स, यानी सेल्स यानी पी एंड एल में सेल्स का इफेक्ट आ गया, बैलेंस शीट में जो कैश आया वो भी आ गया। अब हमारा मिशन है कि सर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री अपडेटेड रखनी है। सेल्स में से क्या होता है? स्टॉक कम होता है तो इन्वेंट्री क्रेडिट। तो लास्ट में जो बैलेंस, एक ही चीज बचा है कि भाई डेबिट क्या करना है सर। तो आपने देखा यहाँ पे भी आपने असेट को डेबिट किया था, इन्वेंट्री, और यहाँ पे इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया। तो कहीं पे भी परचेस डेबिट नहीं हुआ, तो आपने क्या कर दिया? सीओजीएस डेबिट कर दिया 80। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों समझने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन क्या हो रहा है वो समझ चुके हो आप लोग। एक बार कंफर्म कर देना, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। ऋतुल यस। यस। ओके, ठीक है। तो कुछ नया चीजें जो आपने यहाँ पे सीखा तो ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा ना कि यार परचेस सेल की एंट्री में मार्क्स रख के आ गए। तो पीरियोडिक और परपेचुअल के डिफरेंसेस समझो। परपेचुअल में जो एडिशनल चीज है वो ध्यान रखनी है। सबसे खास है ये सीओजीएस डेबिट वाला, बाकी तो आपको लॉजिकली याद रहेगा। चलो नेक्स्ट। अब वो क्या था? इन्वेंट्री ट्रैक कर काउंट करने का सिस्टम। अब क्या आएगा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। कि चलो ट्रैक एंड काउंट में आपको क्या पता चलेगा कि सर 10,000 यूनिट है अभी, पर उसका वैल्यू क्या दिखा है?
वो कैसे आता है? प्राइमरी इन्वेंटरी कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस, ठीक है। आपके ऑफिशियल मटेरियल्स में क्या लिखा हुआ है यूएससीएमए वाले में? प्राइमरी इन्वेंटरी कॉस्ट फ्लो अजम्पशन, मतलब इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड। चलो फोकस। Inventory valuation is dependent on cost flow assumption underlying the computation. Under US GAAP, the cost flow assumption is used by a company. Sir, cost flow assumption यानी कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड, वो बोल रहे हैं कि यूएस गैप के हिसाब से आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे करना है। तो आपको याद ही होगा, कभी ना कभी आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, सुना हुआ ना ये सब? फर्स्ट टाइम नहीं है ना? यस, ओके। ये क्या है? इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, और भी बहुत सारी है, लेकिन ये फेमस वाली है, ठीक है। यूएस गैप क्या बोल रहा है कि ये जो कॉस्ट फ्लो अजम्पशन है, मतलब कि ये जो फीफो लीफो वेटेड आपको लेना है ना, वो कैसे लेना है? तो यूएस गैप क्या बोलता है कि उसको नॉट रिक्वायर्ड, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सर कैसा? टू हैव अ रेशनल रिलेशन विद फिजिकल इन्वेंटरी फ्लो। तो कई बार हम लोग क्या बोलते हैं जनरली कि सर क्या बोलते हैं, ये मेथड कैसे लेना चाहिए? तो ये मेथड आपको ऐसा लेना चाहिए कि भाई अभी जैसे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपकी इंडस्ट्री में किस हिसाब से डीलिंग होता है कि भाई पहला नया चीज नया चला जाएगा या ऐसा कोई नहीं, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल इन्वेंटरी फ्लो से हमें नहीं लेना देना है। मतलब कि आप नए चीज पहले बेचते हो या पुरानी चीज पहले बेचते हो, डजंट मैटर। तो सर कैसे करना है? इस तरह से देखो कि भाई मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट पीरियोडिक इनकम, कि आपकी इनकम परफेक्ट बताए। सर मतलब कुछ नहीं, कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होना चाहिए कि आपका करंट वैल्यू जो इस हिसाब से मार्केट में है उस हिसाब से वैल्यू दिखाएगा। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का एसेट वैल्यूएशन सही आएगा, एसेट वैल्यूएशन सही आएगा तो जीपी सही आएगा। सर एग्जाम ओरिएंटेड तो ये सब काम का है। सबसे पहले स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो इससे इजी कोई मेथड नहीं है एटलीस्ट फॉर अस स्टूडेंट्स। सर क्यों? क्योंकि इस पे वो सम नहीं बना सकता। करेक्ट। थोड़ी ना बोलेगा कि आ जाओ भाई अपने गोडाउन में और स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको तंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम लोग गए, हमने सबकी अलग अलग लिस्ट बनाई कि भाई ये एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट, बी, फिर उसका इंडिविजुअल कॉस्ट लेते। इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। सर कहाँ पे यूज होगा? तो या तो फिजिकली लार्ज यानी बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स है, या फिर हाई वैल्यू आइटम्स। तो आपने फीफो लिफो सुना है ना? फीफो लिफो में आप क्या करते हो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी पूरे साल में आपने 10,000 यूनिट्स परचेस किए हैं, ओपनिंग 2,000 था और सेल कितना हुआ? 7,000। तो आप क्या बोलोगे कि 7,000 में से 2,000 पहले इसमें से गए होंगे और 5,000 इसमें से, और अब आपका क्लोजिंग 5,000 है। जो लास्ट में 5,000 परचेस किया था उसका कॉस्ट आप मल्टीप्लाई करो, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही चलता है ना फीफो। लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जाके गिनो और जो है उसका कॉस्ट मल्टीप्लाई करो। तो कहाँ पे सुटेबल है? तो जैसे कि हाई वैल्यू आइटम्स, तो जैसे कि फ्रेंड ज्वेलरी, तो ज्वेलरी शॉप है, तो वो आपको लगता है ऐसे स्टॉक गिनता होगा कि पूरे साल में 10 नेकलेस नए परचेस किए, 4 नेकलेस बेच दिए, तो 6 नेकलेस रहे, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब हाई वैल्यू आइटम्स होती है तो वहां पे ऐसा फीफो लीफो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू होती है और हाई वैल्यू होती है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसा नाम बोल, स्पेसिफिकली जाके आइडेंटिफाई करेंगे और एक एक चीज का कॉस्ट लेंगे, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। लेकिन इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे जाके आपको बोलेगा कि भाई जाके स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करो? ठीक है,
और अगर वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड कॉस्ट दे देगा तो आपसे क्या पूछेगा, कि आपके सम ही ये होते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के निकालो। तो आपके एग्जाम्स में ये पॉसिबल नहीं है, फंडामेंटली बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये काम कैसे करता है और कौन से इंडस्ट्री में ये काम का है। तो वो आप समझ चुके हो कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो आइटम्स को, और सर हाई वैल्यू आइटम्स में ये सबसे ज्यादा यूज होगा, और लॉजिकल भी है ना, करेक्ट। चलो अब जिसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। अंडर फीफो द फर्स्ट कॉस्ट इन्वेंटरीड और फर्स्ट कॉस्ट ट्रांसफर टू सीओजीएस, मतलब जो पहले खरीदा वो पहले बेचा जाएगा, सिंपल। सो क्लोजिंग इन्वेंटरी विल इंक्लूड द मोस्ट रिसेंटली परचेस्ड, ऑब्वियसली जो फर्स्ट परचेस किया उसी को फर्स्ट सेल किया ऐसा मान रहे हो, तो अपने क्लोजिंग में वही चीजें होगी जो एकदम लेटेस्ट हमने परचेस की होगी। डन। क्लोजिंग बैलेंस अप्रोक्सीमेट्स द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, रिप्लेसमेंट कॉस्ट नाम सुना है? वैसे यहाँ पे अकाउंट्स में कोई काम का नहीं है, नाम ना पता हो तो भी, लेकिन आपके तो यूएससीएमए में कॉस्टिंग और ये सब भी उसका ही पार्ट है, सो वी विल डिस्कस। अकाउंट्स को कोई लेना देना नहीं है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्टिंग। सो कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉस्ट्स, कि भाई कॉस्ट के रिलेटेड डिसीजन लेना है कि भाई कोई फैक्ट्री डालना है नहीं डालना है, कोई प्रोजेक्ट करना है नहीं करना है। तो जब कॉस्टिंग में हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि भाई टोटल रेवेन्यू होगी लेट्स से 100 करोड़, टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं 90 करोड़, 10 करोड़ का प्रॉफिट। तो अगर ओनर चाहता है कि भाई 10% के प्रॉफिट ऑन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना है तो करेंगे, अगर ओनर बोल रहा है 15% रिटर्न चाहिए तो ये प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है। ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्ट का डिसीजन लेंगे, कॉस्टिंग। सर उसका रिप्लेसमेंट से क्या? तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों को कोई असेट है, फॉर एग्जांपल कोई हमने पुरानी एसेट ली है जिसका मॉडल अभी मार्केट में है ही नहीं, या फिर मॉडल पुराना नहीं है नया ही है, लेकिन कंपनी बंद हो गई है और अब ये प्रोडक्ट वो नहीं बेचती। सर क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास मान लो कि मशीन एक्स है, लेकिन वो अभी मार्केट में बिकता ही नहीं है, तो इसको अपना कॉस्टिंग की दुनिया में सर इसका कॉस्ट क्या गिने? तो उन्होंने ये आइडिया दिया, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है ना, आप इसका कॉस्ट नहीं निकाल सकते कि भाई आपने बहुत पुराना परचेस किया था, मान लो कि ये डिस्ट्रॉय हो गया, अब आप जो भी काम कर रहे हो इसके लिए आपको ऐसा कोई मशीन लाना पड़ेगा, तो बोले यस, वो कितने में आएगा? या फिर कई बार क्या होता है बहुत पुराना नहीं है लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसका प्राइस चेंज होता रहता है, तो भले ही हमने अभी अभी 2 साल पहले ही मशीन लिया है और अभी भी मार्केट में वो बिक रहा है, लेकिन अभी उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि यार आज अगर आप लोग ये मशीन लेने जाओगे तो कितने में पड़ेगा? करेक्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? जैसा उसका नाम है कि ये चीज अगर मैं अभी अभी खरीदने जाऊंगा तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगा। और ये कॉस्टिंग की दुनिया में कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि आप समझो ना, आप लोग अकाउंटिंग में कैसा करते हो, जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीदा, करेक्ट, तो आप एंट्री क्या करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद बिल्डिंग का वैल्यू अपने बुक्स में तो उतना ही रहता है ना, अगर हम लोग रिवोल्यूशन नहीं कर रहे तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जनरली रिवोल्यूशन हम लोग फॉलो नहीं करते अनलेस अंटिल बहुत बड़ा चेंज हो। तो आपका जो अकाउंट्स में जो डेटा होता है वो क्या करता है? पास्ट कॉस्ट दिखाता है, लेकिन कॉस्टिंग में तो हम लोग पैसा डाल के नए नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो कॉस्टिंग क्या कहता है कि भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा काम, कि आप भले ऐसा बोलते हो कि भाई ये मशीन 50 लाख में हमने ली थी आज से 10 साल पहले, लेकिन अगर मुझे इसके बेस पे कोई डिसीजन लेना है तो मैं उसको 50 लाख की असेट नहीं बोल सकता। आपको देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में अब ये असेट में लेने जाऊंगा तो कितने में आएगा, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भाई आपने 10 साल पहले 1 लाख में कोई जमीन ली थी,
तो वो उसका आज कॉस्ट थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, वो आज 1 करोड़ की हो गई तो आपका जो अकाउंट्स में जो कॉस्ट होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। तो कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमें ऐसा कॉस्ट चाहिए जो अभी के मार्केट के हिसाब से सही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कि अगर आज मार्केट में गए, नया एसेट लाकर इसको रिप्लेस करने जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये लाइन फिर से पढ़ो। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल इंक्लूड द मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड इन्वेंट्री। तो सब लेटेस्ट खरीदी हुई स्टॉक में दिखेंगी। Thus, closing balance approximates the replacement cost. तो मतलब वो आइडियली क्या होगा, एकदम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नजीक ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने खरीदा है उसको। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी तो हम लोग और डिटेल में जाएंगे जब कॉस्टिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझना है कि भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट, असेट को मार्केट में से अभी रिप्लेस करने जाएंगे तो जो आपको कॉस्ट पड़ेगा वो। Closing inventory and COGS are same whether a period or perpetual inventory is used. तो वो तो सही बात है ना डियर फ्रेंड्स। क्लोजिंग स्टॉक का जो यूनिट आएगा, COGS आएगा, वो तो सेम ही आएगा। आप परपेचुअल यूज कर रहे हो या पीरियोडिक। ठीक है, हाँ वो श्रिंकेज स्पॉइलेज वगैरह की बात अलग है, बाकी आइडियली क्लोजिंग स्टॉक सेम आना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, वेस्ली कॉर्पोरेशन has purchased all of its inventory in 3 batches. क्या किया है, 3 बेचेस में उन्होंने परचेस किया है। तो पहला परचेस अपना ये हुआ, 4000 यूनिट खरीदे और भाव क्या पड़ा अपने को, 4.25 पर यूनिट। फिर हमने क्या किया, बैच 2 2000 यूनिट्स, इस बार हम लोगों को क्या कॉस्ट पड़ा, 4.5। एंड बैच 3 3000 खरीदे और हमें को रेट मिला 4.75। इन टोटल 4000 यूनिट्स पर सोल्ड, 3000 यूनिट्स आफ्टर फर्स्ट परचेस। यानी वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ने यहां पे बीच में 3000 सेल कर दिए, एंड 1000 यूनिट्स आफ्टर सेकंड परचेस। बोल रहा है कि ये परचेस के बाद हमने 2000 सेल किया। समझे? क्वेश्चन में डेटा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि टोटल इतना परचेस है और फिर उसने नीचे लिख दिया कि भाई 4000 सेल किया, और उसका भी उसने टाइमिंग बता दिया, तो मैंने उसको उस हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया कि भाई बैच 1 के 4000 खरीदने के बाद 3000 बेच दिए, फिर आपका बैच 2 का 2000 यूनिट का परचेस हुआ, जिसके बाद आपने 2000 यूनिट का सेल किया। गलत लिख दिया ना मैंने, 2000 नहीं है, 1000। डन। रिक्वायर्ड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। एक वर्ड ये यहाँ पे ध्यान रख लेना डियर फ्रेंड्स, यूएससीएमए की मोस्ट ऑफ बुक्स में वो लोग क्लोजिंग इन्वेंटरी की जगह क्या वर्ड्स यूज करते हैं, एंडिंग इन्वेंटरी। क्या, एंडिंग इन्वेंटरी। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको लॉजिकली सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि एग्जाम में फर्स्ट टाइम देख के आप सोचने लगो कि सर ये क्या है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंटरी को वो लोग क्या बोलते हैं, एंडिंग इन्वेंटरी, मतलब ईयर के एंड में एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि मुझे क्लोजिंग इन्वेंटरी चाहिए एंड सीओजीएस, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसमें क्या बोल रहा है, फीफो मेथड एंड पीरियोडिक एंड परपेचुअल। सर मतलब बोल रहा है कि फीफो में पीरियोडिक मेथड एंड फीफो में परपेचुअल मेथड दोनों करके मुझे चाहिए। तो देखो फीफो में मैं पीरियोडिक सबसे इजी वाला पहले बताता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, फीफो याद है ना जो बचपन में आपने पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने टोटल परचेस कितना किया, टोटल परचेस यूनिट्स कितने यहाँ पे, 4 + 2 + 3, कितने यूनिट्स परचेस किए आपने, 9000।
और आपने सेल कितना किया? तो आपका क्लोजिंग क्या आएगा? 5000, करेक्ट। और जब हम फीफो की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो जो 4000 है वो सबसे पहले लॉट में से गया होगा। तो जब हम बोलते हैं कि फीफो वो है पहले लॉट में से गया होगा, तो हमने सिर्फ 4000 यूनिट्स ही सेल किए, तो वो तो सबके सब कहां से निकल गए? फीफो में तो यही होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले जो हमने टोटल 4000 ही सेल किए, तो वो तो पहली बैच के जो यूनिट्स थे वही सेल हुए ऐसा माना जाएगा। क्लियर है पिक्चर? सो नाउ सी दिस कैलकुलेशन कि हमने सारे परचेस और उसका कॉस्ट रिकॉर्ड किया। तो इसको क्या बोलते हैं? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब कि जो आप परचेस करते हो वो आप बेच सकते हो ना, तो उसे क्या बोलते हैं? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हम लोग फीफो कर रहे हैं, 4000 यूनिट हमने बेच दिए, तो सबसे पहले जो 4000 परचेस किए वो हमने माना कि बेच दिए। तो देखो ये जो फर्स्ट लॉट है उसमें से कितने लॉट क्लोजिंग इन्वेंट्री में रहे? 0। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता कि 3000 यूनिट्स वेर सोल्ड, तो हम लोग यहाँ 0 के जगह पे क्या लिखते हैं? बोलो बोलो, जाग रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन अगर 4000 की जगह क्या बोलता? 3000। यस प्रिया, करेक्ट। तो आपका क्लोजिंग क्या हो जाता? 1000। तो फॉर्मेट समझते जाओ, और एग्जाम में ज्यादा कॉम्प्लेक्स सम है तो आना चाहिए आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर इतना कॉम्प्लेक्स सम नहीं किया था, नहीं। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, लेवल तो वो बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? अब मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ले जा सकता, नहीं तो अपना कोर्स ही नहीं खत्म होगा 2-3 साल तक, करेक्ट? तो कुछ चीजें क्या है कि वहां पे ऐसा एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब पूरा पेपर ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो लोग कोई भी सम क्या करेंगे, एक ज्यादा ही डिफिकल्टी लेवल ला सकते हैं। लेकिन भले ऐसा करे, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है तो आपको आंसर आना ही चाहिए। चलो कमिंग बैक टू क्वेश्चन अगेन, ये 2000 में से कितनी इन्वेंट्री बची होगी? सारी की सारी, क्योंकि हमने सिर्फ बोला ना ऊपर का 4000। यानी अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता कि 5000 यूनिट्स वेर सोल्ड, तो ऊपर तो 0 ही होता, और नीचे भी हम लोग क्या करते हैं? 1000 यूनिट के ही इन्वेंट्री रखते हैं। टेम्पलेट समझ आ रहा है ना? और ये 3000 भी पूरा का पूरा, ठीक है? और ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे आया? भाई यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से। ये तो बचा ही नहीं तो 0, और ये पूरा का पूरा बच गया तो 9014,250। सी नाउ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आया? ये 0 है, और बाकी द लोट 9000 एंड 14,250। डन। क्या हो गया? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, पूरे गवल अवेलेबल फॉर सेल कितने थे स्टार्टिंग में? 40,000। उसमें से अभी भी क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है? 23,000। आपने गिना? तो जब स्टार्टिंग में हमारे पास बेचने के लिए इतने गुड्स थे, उसमें से अभी भी इतना क्लोजिंग है, तो डिफरेंस क्या होगा? जो आपने ऑलरेडी बेच दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? $17,000 कमाए हमने, ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि सेल प्राइस अलग होगा। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब आपने सारे गुड्स अवेलेबल 40,000 ले लिया, उसमें से आपने जो क्लोजिंग स्टॉक अभी भी बचा है वो निकाल दिया, तो जो बचा वो बेच दिया ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फीफो पीरियोडिक इन्वेंट्री का ये बॉक्स देख लो आप लोग, क्या लगता है? इजी है? मैनेज कर पाओगे? सिंपल। दैट वाज फीफो पीरियोडिक, लेकिन उसका क्या था? फीफो परपेचुअल भी चाहिए उसको, तो फीफो परपेचुअल भी कर देते हैं। सर फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं होगा, वही तो मैंने यहाँ पे बोला था। कहाँ गया? फीफो पीरियोडिक एंड परपेचुअल सेम आएगा, ये रहा। कि फीफो मेथड का बात है, फीफो में आप लोग पीरियोडिक यूज करो या परपेचुअल यूज करो,
फाइनली क्लोजिंग स्टॉक सेम आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि फीफो तो फीफो ही है ना। सिर्फ पीरियोडिक में क्या होता है, याद है ना, परपेचुअल किसको बोलते हैं, जब आप क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करते हो विथ एवरी परचेज एंड सेल। लेकिन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तो फीफो है, तो भले ही मैं अपडेट करूंगा, मैं सेल तो फर्स्ट लॉट में से ही करूंगा। देखो यहाँ पे बताता हूं मैं, 4000, 3000, 2000, 3000, और जो डेटा उसने दिया था ना कि भाई फर्स्ट लॉट के बाद 300 सेल किए, सेकंड लॉट के बाद 1000। तो जब आप परपेचुअल इन्वेंट्री फॉलो करते हो तो आपको तो ये टेबल इंपॉर्टेंट हो गया, चेंजेस इन इन्वेंट्री, और आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इन्वेंट्री बैलेंस चाहिए, क्योंकि परपेचुअल का मेथड का मतलब ही है ना कि यू अपडेट इन्वेंट्री आफ्टर एवरी परचेज एंड सेल। तो यहाँ पे ऊपर हमने क्या किया था कि सिंपली सारे परचेस लिख दिए, और उसमें से जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था उस हिसाब से वो क्लोजिंग स्टॉक में से निकाल दिया, बाकी सब रखा। और यहाँ पे सारे परचेस का खर्चा निकाल दिया, तो 40,000 आया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 23 निकाल दिया, तो इतने का कॉस्ट हमने बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे परपेचुअल यानी एवरी परचेज एंड सेल पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक का अपडेट चाहिए, एवरी परचेज एंड सेल। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे एवरी परचेज एंड सेल के बाद क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे 4 to 3 का टेबल नहीं बना सकता हूँ, मुझे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में वो लोग आपको अलग अलग डेट्स के डेटा दे सकते हैं, ठीक है, और परचेज सेल अलग अलग दिया हो तो आपका फर्स्ट मिशन क्या रहेगा, सर पहले डेट वाइज टेबल बनाना, उसके बाद सम सॉल्व होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है, 4000 परचेस हुए, उसके बाद 3000 सेल हुआ, फिर उसके बाद 2000 का परचेस, उसके बाद 1000 का सेल, एंड फाइनली 3000 का परचेस। परपेचुअल नाम है, एवरी परचेस के साथ इन्वेंट्री अपडेट करना है। तो देखो पहले 4000 इंटू 4.25, यानी अब आप यहाँ पे मैंने चेंज इन इन्वेंट्री का टेबल बनाया है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस में पॉजिटिव फिगर लिख रहा हूँ और सेल्स में नेगेटिव, समझ रहे हो। तो फर्स्ट क्या हुआ, परचेस 4000 यूनिट, आपको प्राइस कॉस्ट दिया हुआ था 4.25, यानी चेंज इन इन्वेंट्री 70,000, और मैंने उसके बाजू में इन्वेंट्री का बैलेंस बनाया। तो अभी तो ये पहला ट्रांजेक्शन है, तो अपना स्टॉक का बैलेंस भी क्या हो गया, 17,000। फिर सेकंड क्या था, ये मत लिख देना, परपेचुअल है मतलब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या आया था, सेल। अब क्यों आंसर सेम आता है, देखो यहाँ पे मैंने सेल का कॉस्ट क्या लिया, 4.25। सर कहां से आया, अरे वही कि सबसे पहले तो यही बेचा जाएगा। तो 4.25 यानी हमने 3000 यूनिट बेचे, वो कौन से लॉट में से जाएंगे, पहले बैच में से, और उसका कॉस्ट क्या था 4.25। तो 3000 4.25। अब चेंज इन इन्वेंट्री में देखो मैंने, क्योंकि इससे बैलेंस कम हो जाएगा ना, तो मैंने माइनस में लिखा है फिगर। सर वो फिगर कैसे आया, सिंपल, 3000 इंटू 4.25। तो जब ये, इससे पहले आपका 17,000 का स्टॉक था, लेकिन जब आपने 3000 यूनिट बेच दिए, तो अब आपका इन्वेंट्री बैलेंस क्या हुआ, 4250। और क्योंकि क्वेश्चन सीओजीएस पूछ रहा था, तो मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया कि भाई जैसे जैसे मैं बेचता जाऊंगा उसी को तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो देखो मैंने ये जो व्हाइट पोर्शन में है, मैंने बाकी में स्काई ब्लू हाईलाइट रखा हुआ है, जो व्हाइट पोर्शन में है वो क्या है, सेल्स है। तो उसी के बाजू में सिर्फ मैंने सीओजीएस रखा है कि जितने से आप रिड्यूस कर रहे हो इन्वेंट्री, वही तो कॉस्ट हुआ उस गुड्स का, तो वो हो गया ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डन। फिर नेक्स्ट क्या आया, परचेस, और वो 4.5 पे आया था, तो 2000 इंटू 4.5 9000। अब ये चेंज इन इन्वेंट्री में क्या हुआ, प्लस, तो अब मेरा बैलेंस जो 4250 था उसमें मैंने 9000 ऐड कर दिया, तो अब मेरा बैलेंस क्या हो चुका है 13250। फिर अगेन क्या आया, सेल आया 1000। अब देखो यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, 4.25। सर कैसे आया, तो अब जैसे मैंने 3000 सेल किया था, तो ये 4000 में से सिर्फ 1000 यूनिट बचे थे, तो क्योंकि वो 1000 यूनिट बचे हुए थे, तो मैंने कैसे लिया,
उसी का कॉस्ट ले लिया 4.25। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 2000 यूनिट्स होता तो डियर फ्रेंड्स, तो आपका कॉस्ट कैसे आता पता है? 1000 के लिए आप ये लेते और बाकी 1000 के लिए ये। लास्ट में जो अभी अभी मैंने जो लिखा ये पर्पल से, ये वाला पोर्शन क्या सबको समझ में आया? जब मैं 2000 यूनिट अगर मैंने सेल किया होता 1000 की जगह, तो उसका कॉस्ट इस तरह से होता है। ये समझ आया कि नहीं? यस यस ओके। क्योंकि वो फर्स्ट लॉट में सिर्फ 1000 ही थे ना, तो उसमें से 2000 कैसे माइनस होते? तो वो 1000 हमने वहां से लिए और बाकी का जो नेक्स्ट इमीडिएट लॉट था उसमें से। ओके, लेकिन 1000 ही था तो सफिशिएंट था, तो उसमें भी हमने 4.25 रखा। फिर ये चेंज इन इन्वेंट्री में माइनस आएगा ऑब्वियसली। तो अब आपने उसमें से 13 में से ये 4250 माइनस कर दिया, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 9000। और देखो सीओजीएस मैंने तुरंत अपडेट कर दिया कि भाई अगर मैंने 4250 के असेट इन्वेंट्री में से निकाल दिए तो वही तो हुआ सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर लास्ट एक और ट्रांजैक्शन था, परचेज रेट दिया होता 4.75 यानी 14250 का एडिशन इन्वेंट्री में, और इसकी वजह से इसमें आप लोग 14250 ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया? 23,250। और सीओजीएस इस बार अलग से गिनने की जरूरत नहीं थी, हमने जहां जहां पे सेल किया तो उसका एक अलग कॉलम वहीं पे ही निकाल दिया हमने। और आपने देखा क्लोजिंग इन्वेंट्री और सीओजीएस ऊपर के जैसा ही आया। तो वैसा ही आएगा ना, ये तो प्रेजेंटेशन आपने ऐसा किया, करेक्ट? क्योंकि उसमें भी सेल तो दोनों 4.25 से ही निकाले आपने, तो सीओजीएस वही आएगा और बाकी जो था वो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो ये फीफो मेथड क्लियर है, सिंपल। अब वेटेड एवरेज मेथड, खाली 2 मिनट ध्यान देना, इससे इजी भी कोई मेथड नहीं है। 2 लाइन जो मैंने ऊपर लिखी हुई वही उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है? फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस। सर मतलब कि जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में कैसा आपको ऐसे 4000 2000 3000 दिया था, वैसे आपको जितनी परचेस दी जाए तो आपके पास ऐसा कॉलम होगा यूनिट्स। ठीक है, तो जितने भी आपने परचेस किए यहाँ पे यूनिट्स होगा और यहाँ पे कॉस्ट होगा। पूरे साल का, पूरे साल में जितने भी परचेस किए उसका कॉस्ट और उसका नंबर ऑफ यूनिट, प्लस एक और चीज, ओपनिंग भी इंक्लूडेड। ठीक है, तो पूरे साल का ओपनिंग तो आपको दिया होगा स्टार्टिंग में जो होता है वो, प्लस पूरे साल का, या फिर आप पीरियड के हिसाब से कर रहे हो तो जो भी पीरियड, मंथ या जो भी है, तो उसके सारे परचेसेस एक जगह पे लिखने हैं। तो आपने ये परचेस किए तो यहाँ पे शायद नंबर ऑफ यूनिट्स आएगा, लेट्स से 1000 यूनिट्स, और यहाँ पे ये जो खरीदा उसका कॉस्ट, तो लेट्स से वो आया 1 लाख। तो वेटेड एवरेज देखो डियर फ्रेंड्स, इतना सिंपल सिस्टम है, क्या बोलता है कि सेल्स को साइड में रखो, पूरे साल में जो परचेस किया ना एक जगह पे टोटल लेके आओ। टोटल आएगा तो 2 तरह का टोटल आएगा, एक तो पूरे यूनिट्स कितने परचेस हुए इंक्लूडिंग ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग भूल मत जाना, टोटल परचेस, और अगर ओपनिंग है तो उसको इंक्लूड करना है। तो एक आपको यूनिट के टर्म्स में आएगा और एक कॉस्ट के टर्म में, फिर आपको बस डिवाइड कर देना है। इसे बोलते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। 1 लाख डिवाइड बाय 1000 क्या आएगा? 100। फिर से बोल रहा हूं, वेटेड एवरेज में क्या करोगे, पूरे साल के सारे खर्चे एक जगह पे लिस्ट बना लो,
तो पूरे साल का टोटल परचेस प्लस ओपनिंग, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा और कितने पैसे दिए यानी कॉस्ट आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करो, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गया। सर फिर नेक्स्ट स्टेप इतना है कि भाई व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में कितना बचा था, 4 + 2 + 3 यानी 9, और उसमें से आपने कितना बेच दिया, 4000, तो 5000 आया था ना। तो वेटेड एवरेज मेथड तो कितना सिंपल है, वो इतना ही बोलेगा कि आप ओपनिंग प्लस परचेस में से क्लोजिंग, अरे सेल्स माइनस कर दो, मुझे क्लोजिंग यूनिट्स चाहिए नंबर में, कि भाई 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। तो क्या लगता है आप निकाल पाओगे ना, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है। सर फिर क्या करना है, अरे पर यूनिट कॉस्ट ऑलरेडी अपने पास है, कि मान लो कि अपना क्लोजिंग स्टॉक आया 20 यूनिट्स, तो आपके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा 100 × 20। समझ आया मैंने क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में लेकर आओ फिर मल्टीप्लाई कर दो। इतना ही है आपका वेटेड एवरेज कॉस्टिंग। पूरे साल के परचेज और कॉस्ट टोटल करो, टोटल यूनिट्स डिवाइड करो, पर यूनिट का एवरेज कॉस्ट आएगा, जितने भी आपके क्लोजिंग यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। देखो फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, you shall get weighted average. At the end of the period, average cost of each item in inventory would be weighted average of the cost. यानी यहाँ पे हम लोग COGS वगैरह सब में क्या बोल रहे हैं, ये हमने एक एवरेज निकाल दिया, तो जो चीजें बेची उसका भी एवरेज कॉस्ट ये है, जो क्लोजिंग स्टॉक में उसका भी एवरेज कॉस्ट ये है। ठीक है, फीफो में क्या था, आपके पास हर एक के लिए अलग अलग कॉस्ट था ना, तो एवरेज में ऐसा नहीं है, हम लोग सबके लिए एक एवरेज निकाल के लेकर आएंगे। सर ये मेथड कहाँ पे सुटेबल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये थियरी कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए। होमोजीनियस तो लॉजिकल ही है, और पीरियोडिक भी आपको लॉजिक सेट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग एवरेज कब निकाल रहे हो, साल के एंड में। तो आइडियली वो पीरियोडिक वाला जो सिस्टम है उसमें ही सेटअप अच्छा लगेगा, क्योंकि परपेचुअल में तो एवरीडे कैलकुलेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एवरेज साल के एंड में निकाल रहे हो, तो उसको मस्त जुगलबंदी करे ऐसी सिस्टम क्या है जहां पे आप इन्वेंट्री भी साल के एंड में गिनने जाते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, वो वही चीज है जो मैंने आपको बाजू में डिवाइड करके दिखाई। चलो फटाफट से सम खत्म कर देते फिर लेक्चर ओवर करते हैं। अज्यूमिंग सेम इंफॉर्मेशन एज 3, देखो ये कितना इजी है, सेल्स वगैरह का ध्यान ही नहीं देना है, वहां पे ओपनिंग नहीं दिया था, नहीं तो वो भी ऐड कर लेते। आपको परचेस दिया था तो यूनिट्स आ गई, और उसका कॉस्ट दिया था तो ये कॉस्ट आ गया। अब बोल रहे हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, तो ये 40250 देखो 9000 से डिवाइड कर दिया, टोटल खर्चे को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। सर फिर COGS, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। बोल रहे हैं आपने कितने यूनिट बेचे, तो क्या सर 4000, तो जो ऊपर एवरेज कॉस्ट आया 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका COGS। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो बोले सर क्लोजिंग में कितना स्टॉक रहा, तो बोले 5000, तो बस जो एवरेज निकाला उससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया। डन, इजी है ना एकदम, वेटेड एवरेज क्लियर। चलो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क।
कल के लेक्चर से पहले मुझे सॉल्यूशन भेज देना, ठीक है? डन। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ओके। आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। जब भी अब नेक्स्ट सेशन होगा तब मिलेंगे। बाय बाय, कीप रीडिंग, हैव फन।